आदरणीय लोकतंत्र में जिनका भरोसा नहीं होता है वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता। उसे उन्होंने इस तरीके से दिखाया कि राहुल गांधी ने कितना बड़ा अपमान कर दिया। लेकिन क्या स्मृति ईरानी को याद नहीं है मणिपुर की वो तस्वीर जिसमें 2 बेटियों को नग्न करके घुमाया गया? जो गुस्सा स्मृति ईरानी का राहुल गांधी के फ्लाइंग किस को लेकर था, मुझे ऐसा लगता है कि वो गुस्सा कहीं ना कहीं प्रज्ञा, यहाँ पर एक सवाल। अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद भी काफी समय तक प्रधानमंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। स्मृति ईरानी को आखिरकार बाहर आना पड़ा और उन्हें बताना पड़ा कि हम बात कर रहे हैं। आखिरकार क्यों इंतजार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे? 3 मई को हिंसा शुरू होती है, 4 मई का वीडियो जो 17 जुलाई को आता है सामने, लेकिन स्मृति ईरानी बोलने में इतना वक्त लगा देती है, अमित शाह बोलने में इतना वक्त लगा देते हैं। देखिए, सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से पूछा जाता है। 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही देश भर में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। दरअसल 24 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गले की फांस बने हुए हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, अपने संघर्ष के जरिए उन्होंने पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर लिया। अपनी लोकप्रियता को वह लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ राहुल गांधी भी यहाँ पर तंज कसते हुए देखे जा रहे हैं और कई बड़े बड़े ऐलान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो पीएम मोदी और राहुल गांधी की इस तगड़ी भिड़ंत पर तमाम ओपिनियंस भी हम सुन रहे हैं। जनता का मूड यहाँ पर क्या कुछ कहता हुआ नजर आया, तमाम सर्वे रिपोर्ट्स में क्या कुछ देखने को मिला है, हमने अपनी बीती पिछली रिपोर्ट में आपको बताया ही है। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर चर्चा हो रही है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अब भी, क्योंकि मणिपुर में हिंसा अब भी जारी है और उस मणिपुर हिंसा के चलते अब देश भर में माहौल गरमाया हुआ है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त मोदी सरकार लगातार कई बड़े ऐलान करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त देखा जाए तो अभी बीजेपी खेमे की तरफ से तमाम क्षेत्रों में देखा जाए तो पंचायती राज सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और हाल ही में पश्चिम बंगाल पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने मंच से खुलकर अपनी बात एक बार फिर से रखी और यहां पर भी वह अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखे हैं कि सदन में जब वह अविश्वास प्रस्ताव पर बात रखने के लिए उठे थे, जब उन्होंने सदन में 10 अगस्त के दिन अविश्वास प्रस्ताव पर बात रखी, जब विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा स्पीकर ने उसे मंजूरी दे दी। पहले उनका कहना यह रहा कि आखिरकार पीएम मोदी क्यों नहीं आ रहे हैं, पीएम मोदी को आना चाहिए, बात रखनी चाहिए। लेकिन जब पीएम मोदी आए, उन्होंने बात रखी तो अचानक से सदन से उठकर चल दिए राहुल गांधी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले वो विजुअल्स दिखाते हैं राहुल गांधी किस तरह से उठकर गए और पीएम मोदी ने अब उन पर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी नहीं दे सकते, ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप 3 की पोजीशन में लाके रहूंगा। ये मेरा देश को गारंटी है। ये कभी भी देश को विकसित बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं। उस दिशा में ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय लोकतंत्र में जिनका भरोसा नहीं होता है वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं,
लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। अपशब्द बोलो, भाग जाओ। कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ। झूठ फैलाओ, भाग जाओ। यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता था, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। और कल अमित भाई ने विस्तार से इस विषय की चीजें जब रखी तो देश को भी आश्चर्य हुआ है कि लोग इतना झूठ फैला सकते हैं, ऐसे ऐसे पाप करके गए हैं लोग। और उन्होंने आज जब अविश्वास का प्रस्ताव लाए और अविश्वास में सारे विषय पर वो बोले तो ट्रेजरी बेंच का भी दायित्व बनता है कि देश के विश्वास को प्रकट करें, देश के विश्वास को नई ताकत दें, देश के प्रति अविश्वास करने वालों के लिए करारा जवाब दें। ये हमारा भी दायित्व बनता है। नमस्कार। आज की इस बैठक से पूर्व कुछ दिन पहले हरियाणा में स्थानीय स्वराज के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का मुझे अवसर मिला था। आज आप सभी प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल में जुटे हैं और जैसा अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे थे कि मोदी जी को जब भी कहें कितनी ही व्यस्तता हो, लेकिन वो पार्टी के लिए, कार्यक्रम के लिए समय निकालते हैं। हकीकत तो ये है कि जब मैं पार्टी के कार्यक्रम में आता हूं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, तो हमेशा मुझे एक नई प्रेरणा मिलती है, नया उत्साह मिलता है, क्योंकि लाखों कार्यकर्ता दिन रात कोई पद की अपेक्षा के बिना मां भारती का जय जयकार करने के लिए पूरी शक्ति से जुटे हैं, परिवार के परिवार जुटे हैं। और जब इतने त्यागी तपस्वी कार्यकर्ताओं का समूह, उनके दर्शन से ही एक नई प्रेरणा और ऊर्जा मिल जाती है। मेरी तो कोशिश भी रहती है कि जहां हो सके फिजिकली भी आपके बीच रहूं, लेकिन अब कार्यक्रमों की विविधता और बंधन इतने समय की सीमाएं बन गई हैं, तो कुछ कार्यक्रम मुझे वीसी से करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें भी इतना तो लाभ है, मुझे आपके दर्शन करने का तो मौका मिल ही जाता है। साथियों, मेरा हमेशा से मानना है कि पूर्वी भारत में देश के विकास का एक मजबूत स्तंभ, देश के विकास का एक मजबूत इंजन, उसका पूरा पूरा सामर्थ्य हमारे पूर्वी भारत के क्षेत्र में है। वहां प्राकृतिक संसाधन भी भरमार है और वहां ऊर्जावान,
तेजस्वी ओजस्वी हमारे नागरिकों का भी एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इसलिए पूर्वी भारत के आप सभी प्रतिनिधियों से मिलना, बात करना अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। साथियों, हम आज ऐसे समय में मिल रहे हैं जब देश में विश्वास और आत्मविश्वास का एक उत्तम से उत्तम माहौल है। आप सबको पता है, अभी 2 दिन पहले ही देश की संसद से 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से नया विश्वास, नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, देश पूरा संसद के साथ जुड़ा हुआ था। आपने देखा है कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास को भी हराया और देश भर में नेगेटिविटी फैलाने का जो एक सिलसिला चला है, उसका भी करारा जवाब दिया। और हालत ये थी कि विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गठबंधन गठबंधन की पोल खुल जाती। कौन किसके साथ है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और इसलिए बचने के लिए ये भाग गए। साथियों, ये लोग सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृह मंत्री, उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा होए जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मणिपुर का सच सबसे ज्यादा उनको चुभने वाला है। उनको मणिपुर के नागरिकों की, उनके दुख दर्द की पीड़ा नहीं थी, परवाह भी नहीं थी। उनके लिए उनकी राजनीति, देश से बड़ा दल, वो नहीं चाहते थे मणिपुर। और इसलिए क्या किया, मणिपुर की चर्चा तो टाल दी, अविश्वास प्रस्ताव ला करके राजनीतिक बहस को ही उन्होंने प्राथमिकता दी। राजनीतिक मुद्दों को लेकर के ही सदन का 3 दिन में विपक्ष में बैठे हुए साथी
अपना स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने इतने सारे विषय उठाए, और तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए, सिर पैर बिने की बातें की। क्यों? क्योंकि मणिपुर का विषय किनारे हो जाए। साथियों, ये सदन में भले ही व्यवधान डाल लें, लेकिन हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने जनता के बीच जाकर के सच्चाई और उसको बहुत बात। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर पीएम मोदी ने डंके की चोट पर अपनी बातें रखी हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं डर गया था और देखा जाए जब वोटिंग करने की बारी आई तब विपक्ष उठकर चल दिया। आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव पर भारत की जो सरकार, केंद्र सरकार है, वह चर्चा करना तो शांति और सुकून से चाहती थी, लेकिन विपक्ष को यहाँ पर हंगामा ही करना था। तो सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे हमारी सहयोगी प्रज्ञा से कि आखिरकार वह इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे। प्रज्ञा, आपका इस मामले में क्या कुछ सवाल रहेगा, क्या कुछ यहाँ पर राय रहेगी जब पीएम मोदी भाषण दे रहे हैं और राहुल गांधी वहां से उठकर जा रहे हैं, और दूसरी ही तरफ 24 नजदीक है पीएम पद की दावेदारी के लिए, क्या राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं जो पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुझे यहाँ पर लगता है कि राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा वो करके वापस आए हैं, कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनकी जो छवि है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, ये सवाल लगातार उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले आखिरकार राहुल गांधी क्यों उठकर चले गए। उसके सबसे बड़ी वजह ये कि प्रधानमंत्री से पहले भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों के हमने बयान देखे मणिपुर पर, वो किस तरह से मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हुए नजर आई। यहाँ पर आपको स्मृति ईरानी का बयान याद होगा, किस तरीके से वो अपने ऊपर जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को खींचने की कोशिश कर रही थी। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के फ्लाइंग किस से जुड़ा जो मामला था उसे उन्होंने इस तरीके से दिखाया कि राहुल गांधी ने कितना बड़ा अपमान कर दिया। लेकिन क्या स्मृति ईरानी को याद नहीं है मणिपुर की वो तस्वीर जिसमें 2 बेटियों को नग्न करके घुमाया गया? जो गुस्सा स्मृति ईरानी का राहुल गांधी के फ्लाइंग किस को लेकर था, मुझे ऐसा लगता है कि वो गुस्सा कहीं ना कहीं। प्रज्ञा, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, पीएम मोदी कहते हैं कि वोटिंग की बारी आई तब विपक्ष उठकर चल दिया और हम तो शुरुआत से ही इस पर चर्चा करने के लिए तैयार थे। अमित शाह भी यही बातें कहते हुए, आपको कितना लगता है क्या वाकई में यहाँ पर केंद्र सरकार यहाँ पर शुरुआत से ही बखूबी चर्चा करने के लिए तैयार थी और आखिरकार विपक्ष की क्या कोई रणनीति थी कि इस मामले को इतना उछालना था? देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर वाकई में प्रधानमंत्री शुरुआत से चर्चा के लिए तैयार थे तो आप सभी को याद होगा कि मानसून सत्र की जो शुरुआत है वो 20 जुलाई से हो चुकी है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद भी काफी समय तक प्रधानमंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, जब तक इस पूरे मामले के चलते कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सीधे सीधे गुजरात सरकार को, माफ कीजिएगा, यहाँ पर मणिपुर की पुलिस और यहाँ पर अगर बात करें राज्य के मुख्यमंत्री को फटकार नहीं लगाई। और उसके बाद स्मृति ईरानी को आखिरकार बाहर आना पड़ा और उन्हें बताना पड़ा कि हम बात कर रहे हैं। आखिरकार क्यों इंतजार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे? 3 मई को हिंसा शुरू होती है, 4 मई का वीडियो जो 17 जुलाई को आता है सामने, लेकिन स्मृति ईरानी बोलने में इतना वक्त लगा देती है, अमित शाह बोलने में इतना वक्त लगा देते हैं। देखिए, सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से पूछा जाता है। अगर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री उस राज्य के हालात को सुधार नहीं पा रहे तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन अभी तक भी अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र में होने के नाते अभी भी सरकार की तरफ से मणिपुर को लेकर कोई खास एक्शन लिया गया है। वाकई में अभी देखा जाए तो सरकार की तरफ से मणिपुर को लेकर अब क्या कुछ एक्शन लिए जाएंगे ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पीएम मोदी ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में केंद्र सरकार की तरफ से मणिपुर में जो हिंसा जारी है 3 महीने से, जो मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, जहां पर महिलाओं के साथ दरिंदगी देखने को मिल रही है, वहां पर शांति बहाल कब तक होगी ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।